फिर से आ चुकी है यार न्यू एनसीईआरटी। और अब हम कहां से पढ़ाई करें, ये सवाल बहुत सारे क्लास 8 के बच्चों के दिमाग में है। तो इस सवाल का जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि हम एवेंजर्स लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी की एक रिकॉर्डेड सीरीज, जिसमें 20 मिनट के लगभग हम 20 मिनट में आपको सारे चैप्टर्स करवाने वाले हैं। और ये सीरीज का दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो है। पहला रिकॉर्डेड वीडियो जाके जरूर देखना, क्योंकि अभी मैं कराने वाला हूं आपको पावर प्ले। ये आपका सेकंड लेक्चर है बच्चे, गणिता प्रकाश, जो आपकी मैथ्स की बुक है। अब एक चैप्टर था पुरानी 8th क्लास की एनसीईआरटी में, जिसका नाम था एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। तो वो बच्चे जो ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है वो भी इस सेशन को देख सकते हैं, और जिनको पावर प्ले पढ़ना है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सेम ही चैप्टर है, बट कुछ ऐसी नई चीजें हैं जिसको जानने के लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा। कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा हो अगर आपके आसपास है, ये सरप्राइज की न्यूज उस तक जरूर पहुंचा देना। तो चलिए, मैं आयुष सिसोदिया आपका मैथ्स मेंटर बहुत स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से एवेंजर्स के चैनल पे। तो देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जरा हम नजर डाल लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे देखो, चैप्टर का नाम है पावर प्ले, या फिर आप कह सकते हो एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि सेम ही चीज है ना। तो सबसे पहली चीज, जरा रियल लाइफ सिनेरियो समझते हैं यार। आप लोगों ने एक बुक ली, मेरे पास अगर यहां पे कोई बुक है तो चलो इस बुक की मदद से समझते हैं, है ना। मेरे पास ये जो बुक है, इसमें एक पेज जो है, एक पेज, इसकी मुझे थिकनेस यहां पे गिवन है 0.002 सेंटीमीटर, है ना। मैंने 2 पेज ले लिए 0.004, फिर मैंने 3 पेज ले लिए, 4 पेज ले लिए, 5 पेज, ऐसे जब तक मैं पेजेस लेता रहूंगा। मैं यहां पे क्या चीज नोटिस कर रहा हूं, मेरे पास मैं जितने ज्यादा पेजेस ले रहा हूं, मान लो जो मेरी इनिशियल थिकनेस थी, है ना, और एन मेरा यहां पे है नंबर ऑफ पेजेस के बराबर। तो कुछ इस फॉर्मूले की मदद से यहां पर मैं मोटाई निकाल सकता हूं, ओवरऑल मोटाई। अब यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 के ऊपर n लिखा हुआ है, जहां पे n है मेरा नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि जितने ज्यादा पेजेस मैं लेता रहूंगा ना यार। मैंने मान लो 1 पेज लिया, है ना, तो इनिशियल थिकनेस ये यहां पे इससे मल्टीप्लाई हो गया। अगर 2 पेज लिया तो फिर ये आ गया, 3 पेज लिया तो फिर ये आ गया। यहां पे मुझे दिख क्या रहा है, यहां पे मुझे बच्चे कंसेप्ट दिख रहा है कि किसी सेम नंबर को अगर मैंने बार बार मल्टीप्लाई किया तो मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे कि यहां पे मुझे 5 दिख रहा है, 5 को मैंने कहा है बच्चे बेस, और 5 का ऊपर जो उसकी एक्सपोनेंट है वो है बच्चे यहाँ पे 3। हम इसको रीड कैसे करते हैं, 5 रेज टू पावर 3, है ना। यहां पे आप देख सकते हो x की पावर n, x रेज टू n या फिर x रेज टू पावर n, आप इस तरीके से इसको रीड करोगे। लेकिन मतलब क्या होता है इस बात का, यानी कि मैंने 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, जितनी बार यहां पर लिखा हुआ है। आई होप ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, अगेन ये जब आपने पढ़ा होगा तो वहां से भी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हो, है ना, अगर पावर इवन है या ऑड है, ये सारी चीजें एक बार अभी हम समझते हैं। मेरे पास यहां पे एक नंबर लेता हूं मैं 2 की पावर मैंने लिख लिया बच्चे यहां पे 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया है मेरे पास 8। वेयर एज अगर मैंने यहां पे -2 की पावर 3 ले ली तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, -2 -2 -2, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हो गया 4 -2 -8 आ चुका है। लेकिन अगर मेरे पास पावर एक और बढ़ जाती है ना, मान लो 3 की जगह अब यहां पे मैंने 4 कर दिया, तो यहां पे मेरे पास एक और -2 आ गया, यहां पे भी एक और -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास 16 आ गया। यानी कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव की पावर अगर मेरे पास है बच्चे ऑड, तो आंसर नेगेटिव आएगा। वेयर एज अगर इवन पावर है नेगेटिव की तो मेरे पास आंसर जो है पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया। चलिए भाई, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो कुछ एग्जांपल जरा देखते हैं। अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं जरा इसको कर देता हूं, बाकी क्या आप लोग करना। 5 यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 7 मेरे पास यहां पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहां पे इसको देखता हूं तो y स्क्वायर हो गया। कमेंट सेक्शन में जाना, इन दो के आंसर जरूर देना। ये तो बहुत इजी सवाल है, पेपर में आपके ऐसे सवाल ऑब्वियसली नहीं आने वाले, है ना। अगर एक आध नंबर में आने लग गए तो कुछ इस टाइप के सवाल आएंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा है, प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब भाई मेरे पास यहाँ पे 648 है
है ना, मुझे इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में निकालना है। और प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से हम करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर है ना क्यूब के अंदर बहुत ही अच्छे से। बस मुझे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते रहना है। जैसे कि यहां पे मुझे दिख रहा है ये 2 से हो जाएगा, तो 2 3 जा 2 जा 4 सा, कुछ इस तरीके से मैं इसको करता रहूंगा और इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। जल्दी से जल्दी जाना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका भी आंसर आपको देना है। बहुत ही इजी तरीका होता है। मान लो 2 1 जा मैंने यहां पे लिख लिया, 1 कैरी चला गया, 2 6 जा मेरे पास आ गया, यहां पे 2 जा आ गया। कुछ इसी तरीके से आप इसको बार 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 सॉल्व करते रहोगे। 2 8 जा यहां पे आ गया, 2 1 जा यहां पे आ गया। अब फिर से मैंने इसको 3 से कर लिया, है ना। अब तो बहुत इजी हो चुका है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर कितना होगा ये भी बताना आप लोग। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अब हम आ गए हैं, जो कि है बच्चे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉज जो है ना सारा चैप्टर यही गवर्न करने वाले हैं। समझना जरा, आसानी से आपको समझा दूंगा। मान लो मेरे पास 2 की पावर है 4, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 2 की पावर है 3। तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे यहां पे दिखाई दिया कि बेस मेरा सेम है, एक्सपोनेंट मेरा यहां पे अलग है। तो अगर बेस मेरा सेम होता है तो वो बेस मैं यहां पे लिख दूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, 4 और 3 मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब जब मल्टीप्लाई होगा यहां पे एडिशन का साइन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से 2 की पावर 7 मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि बेस सेम पावर ऐड। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं एक न्यूमोनिक आपके लिए। वेयर एज अगर मेरे पास यहां पे डिवीजन है तो सिंपल सा काम क्या है, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। आपको यहां पे 2 लिख देना है, 4 लिखा और 3। लेकिन यहां पे डिवीजन का जब साइन होता है तो यहां पे बच्चे नेगेटिव आ जाता है, यानी कि माइनस कर दूंगा मैं से, तो 2 की पावर 1 मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेस सेम पावर ऐड हो रहा है जब मल्टीप्लाई, और बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है जब मेरे पास है यहां पे डिवीजन, यानी कि मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये हो चुके हैं मेरे 2 लॉज क्लियर। मतलब पहले 2 लॉज ही जनरली सबसे ज्यादा काम आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर यहां पे मेरे पास है पावर की पावर, ये क्या होता है, 2 की पावर 3 उसकी पावर 4। अब मैं क्या करूंगा, 2 3 इंटू 4। पावर की पावर जब होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप नोट करते चलना, क्योंकि बच्चे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से हाईलाइट कर देता हूं पिंक कलर से। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 लॉज मैं आपको करा चुका हूं। अब आ चुका है मेरा 4th लॉ, जिसमें मेरा बेस चेंज हो गया है और एक्सपोनेंट सेम है मेरे पास। यानी कि यहां पे मैंने 2 लिखा, यहां पे मैंने 3 लिखा, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट दोनों में ही मुझे 4 दिखाई दे रहा है, यानी बेस डिफरेंट पावर सेम। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 3 में लिख दूंगा और होल पावर में ले लूंगा। मेरा यहां पे इजिली अब ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। सेम अगर रैशनल में भी होगा ना बच्चे, आप यही चीज करने वाले हो। अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अगेन 2 की पावर यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 लिख दिया, तो 2 बाय 3 की पावर 4 मेरे पास आ चुका है। सेम वही चीज है। क्लियर है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई लॉ आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक लॉज के ऊपर ही एक शॉर्ट आपके लिए डाल दूंगा। अब आया मेरे पास किसी की भी पावर 0। ये ऐसा क्यों होता है, ये जब पावर लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, जो मैंने कहा ना कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तब आपको समझ में आ जाएगा। बट याद रखना किसी की भी पावर अगर 0 है बच्चे तो 1 रहने वाला है, कोई भी हो। पावर 0 मतलब आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। अब पावर नेगेटिव में भी आ गया है ना। अब क्या होगा, मान लो 2 की पावर है -3। जब भी नेगेटिव पावर हो रेसिप्रोकल कर दो, ये आपका बच्चे आंसर हो जाएगा। याद रखना, अगर मान लो मुझे सिंपल लिखा हुआ है a की पावर 5, है ना, और मुझे इसे ऐसे लिखना है, नीचे लेके जाना है a की पावर 5 को, तो अगर मुझे ये बनाना है तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये अब आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों, अगर ये माइनस साइन मुझे हटाना है तो इसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा और तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो माइनस साइन का मतलब है बस रेसिप्रोकल कर देना। अब अगर यहाँ पे आपको कहीं पे इस तरीके की कुछ रैशनल पावर दिखे या फिर फ्रैक्शनल पावर दिखे तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूं मान लो 4 की पावर 2/3। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब हो जाएगा 4, यहां पे 2 है ना तो उसका स्क्वायर कर दो, और जब भी फ्रैक्शनल जो पावर हो उतना इसका रूट कर देना। समझ में आया, जो नीचे गिवन है उतना उसका रूट कर देना, जो ऊपर गिवन है उतना उसका
मतलब उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मान लो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ जाता, नीचे m है तो यहाँ पे m आ जाता। समझ गए मेरी बात? ये एक तरीके से कंबाइंड आपको एक लॉ दे दिया गया है पिछले दो लॉज को समझने के लिए। अब अगर आपको यहां तक क्लियर है तो यहां पे आपको देखो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है। कुछ आपके एनसीईआरटी के बहुत बेसिक सवाल हैं। अब मान लो मुझे इसको लिखना है तो 2 की पावर -4 है। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा 2 की पावर 4, सिंपल। और 2 की पावर 4 मैं निकाल सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना इजीली अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चे, 16 आ चुका है। अगर आप इसको भी यहां पे देखोगे बच्चे तो 1/10 की पावर 100 मेरे पास हो जाएगा। जब भी माइनस पावर होगी अगेन मुझे सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है और कुछ भी नहीं समझना है। अब देखो यहां पे क्या गिवन है, सिंपलीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मुझे पहले इनको सिंपलीफाई करना है। किस तरीके से, मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। देखो 2 की पावर -4 एंड 2 की पावर 7, बेस सेम पावर एट 2 की पावर -4 प्लस 7। कितना इजीली अब ये सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है, जो कि 8 होता है। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं p बेस सेम पावर एट 3 प्लस -10, ये मेरे पास आ गया है आंसर। कितना इजीली मैंने सॉल्व कर दिया। ये बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। मैं आप लोगों को हर टाइप की चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ चुकी है मेरे पास पावर लाइन। अब इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझना। आपको नेगेटिव पावर और जीरो पावर क्यों होती है, किस लिए होती है और उनकी वैल्यू कैसे निकलती है, ये अब आपको यहां पावर लाइन के कंसेप्ट से समझ में आने वाला है। जरा ध्यान से देखो यहां पे बताया क्या गया है। यहां पे मुझे बताया गया है कि 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ये ऐसे ऊपर चलता रहेगा। फिर 4 की पावर -1, 4 की पावर -2, ये ऐसे नीचे चलता रहेगा, है ना। ये एक तरीके से पावर की एक लाइन बन रही है। अब यहां पे एक वैल्यू को मैं पकड़ लेता हूं, 4 की पावर 2 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 4 जा 16। ध्यान से समझना, पावर मैंने कर दी -1 और इसकी वैल्यू चाहिए तो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 4 किया मैंने, तो यहां पे क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। क्लियर है। जब मैं -1 पावर कर रहा हूं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं। अब फिर से मैंने एक और बार -1 पावर कर दी, है ना। अब 4 डिवाइड बाय 4 मैं फिर से करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। समझ में आया किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है, क्योंकि वो उससे ही डिवाइड हो रहा है। और समझो पावर मैंने फिर से -1 कर दी तो 0 में से -1 ही पावर हो गई है। यहां पे ये चीज दिख रही है ना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं इस 1 को डिवाइड बाय 4 करूंगा तो जरा ध्यान से देखो मुझे रेसिप्रोकल होता दिखा कि नहीं, तो नेगेटिव मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है। यही चीज मैंने आपको बताई थी। फिर से देखो, फिर से पावर मैंने -1 कर दी तो -1 यहां पे -2 आ गया। अब अगेन देखो ये 1/4 है, 1/4 फिर से 4 से डिवाइड होगा तो 1/4 इंटू 4 यानी कि 1/4 स्क्वायर आ गया है। तो एक तरीके से 4 की पावर -2 1/4 की पावर 2 आ गया। तो फिर से मुझे रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो यही वो चीज है जो पावर लाइन के थ्रू आप एक कंसेप्ट को समझ सकते हो, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा बाद में बताने वाला हूं कि क्यों मेरा पावर 0 का मतलब 1 होता है और नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल होता है। यहां तक हर बच्चे को एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब देखो मेरे पास यहां पे पावर ऑफ 10 आ चुका है। किसी को भी पावर ऑफ 10 की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पे मेरे पास एक नंबर गिवन है मुझे, मैं सबसे पहले 561 लिखता हूं, है ना। छोटी क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था। ये है मेरे पास 500 प्लस 60 प्लस 1, है ना। अब देखो आगे आ जाओ, डेसिमल के बाद यहां पे क्या गिवन है मुझे, डेसिमल एक तरीके से, है ना। तो मैंने यहां पे इसको फिर से प्लस लिख दिया, 0.9, है ना, प्लस 0.00 प्लस 0.003। कुछ इस तरीके से मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूं, 5 इंटू 10 की पावर 2, मैंने 500 को ऐसे लिख लिया, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0। ध्यान से देखो 10 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 इंटू 1 1, है ना। अब 9 इंटू 10 की पावर -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 9/10, तो 9/10 ही तो ये होगा। क्लियर है। प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2, ये तो ऑलरेडी वैसे 0 है, लिखना ना लिखना फर्क नहीं पड़ता, बट एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे मैं इसलिए लिख रहा हूं।
3 इंटू 10⁻³ कुछ इस तरीके से मैं किसी भी नंबर को यहां पे पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख सकता हूं। बहुत इजी चीज है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक आध नंबर में आ गया तो आ गया, बट मेरा काम था बताना क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। और साथ ही साथ ये चीज जो उतने अच्छे से नहीं बताई गई और मेरा बताना थोड़ा सा कर्तव्य बनता है, क्योंकि लास्ट ईयर यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी में आपको ये बहुत अच्छे से बताया गया था। मैं बात करने वाला हूं यहां पे साइंटिफिक नोटेशन की। तो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? किसी भी नंबर को इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। कैसे करते थे? कोई भी नंबर हो, मेरे पास मान लो कोई भी डिजिट्स है ना, यहां पे m.a.b.c कुछ भी हो सकता है, इनटू 10⁻⁻n, जिसमें याद ये रखना है कि आपका m नॉन जीरो रहने वाला है। सर क्या लिख दिया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं यहां पे कुछ एग्जांपल्स की मदद से। मुझे यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। यूजुअल फॉर्म, स्पीड ऑफ लाइट मुझे पता है 3 है ना लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड है ना, यानी या फिर अगर इसको मीटर्स में करना है तो यहां पे मेरे पास 8 जीरो आ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड। ये यहां पे मेरे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट। अब इस इतना बड़ा नंबर है भाई, पढ़ने में दिक्कत आती है, क्या लिखा है समझ में नहीं आता। तो देखो आसान चीज, यहां पे डेसिमल कहां होता है? ऑब्वियसली डेसिमल लास्ट में होता है। हमेशा मैंने कहा कि डेसिमल आपका डेसिमल से आगे एक डिजिट होना चाहिए बस। अब देखो इसको यहां तक लेके आना है, एक ही डिजिट होना चाहिए आगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 बार जंप करी। 3.00 इंटू 10⁸ इस तरीके से मैंने लिख दिया। यहां पे ये आ चुका है मेरे सामने एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी बड़ा नंबर था इसलिए पावर मेरी पॉजिटिव है। अगर मान लो मैंने लिख दिया 0.00123, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डेसिमल से आगे एक नॉन जीरो नंबर चाहिए, तो 1 2 3 इसको यहां पे आना पड़ेगा। तो 1.23 इंटू 10⁻1 2 3, 3 बार जंप, यानी 10 के ऊपर जंप आएगा, लेकिन छोटा नंबर है तो माइनस आ जाएगा। तो याद रखना एक तरीके से डेसिमल जब इधर जाए पावर पॉजिटिव, डेसिमल जब इधर जाए पावर नेगेटिव। यही वो चीज है बच्चे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। बट जस्ट इसका उल्टा, स्टैंडर्ड फॉर्म टू अगर मैं यहां पे आ गया यूजुअल फॉर्म, ये मैं किस तरीके से करूंगा? कोई भी एक नंबर ले लो, 3 इंटू कुछ और ले लेते हैं, 3 बहुत हो गया है ना, 9.68 इंटू 10⁻⁻5 है ना। तो यहां पे 9.68 -5 है, यानी डेसिमल इधर की तरफ जाएगा वापस है ना, 5 बार है ना, -5 है। तो 1 2 3 4 5 वो यहां पे आ चुका है वापस, और हर गैप में मैं एक जीरो भर दूंगा यहां पे। तो अब ये नंबर मेरे पास आ चुका है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं अगर ये +5 होता मेरे पास, तो 9.68, फिर 1 2 3 4 5, यहां पे मेरे जीरोस आ जाते, तो ये नंबर बन जाता। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको यहां पर पावर क्या दी गई है। और कुछ इसी तरीके से अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? जितनी ज्यादा 10 की पावर होगी, मान लो 3 इंटू 10⁸8, 3 इंटू 10⁹9, सीधी बात, जिसकी पावर बढ़ी वो ज्यादा। अगर पावर सेम है तो जिसका ये नंबर यानी 3 इंटू 10⁸8, 3.1 इंटू 10⁸8, तो यहां पे ये नंबर बड़ा है क्योंकि पावर सेम है। पावर सेम है तो हम ये देखेंगे आगे का नंबर किसका बड़ा है, नहीं तो जिसकी पावर बड़ी है वो ही बड़ा मेरा माना जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूं। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आई गेस मैं आपको इतने एग्जांपल्स दे चुका हूं। मान लो ये है मेरे पास, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7.004 इंटू 10⁻+10। याद रखना मैंने 004 तक क्यों लिखा है, क्योंकि आगे के जीरो से कोई मतलब नहीं होता है, तो इनको लिखने का कोई फायदा नहीं है। कुछ इसी तरीके से बच्चे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब याद बच्चे ये चीज रखना, लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब बात आती है तो आपकी न्यू एनसीईआरटी में ये चीज ऐसे बताई गई है कि कोई चीज अगर लीनियरली ग्रो कर रही है तो वो कुछ इस तरीके से ग्रो करेगी, है ना।
वेयर एज अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल के केस में बहुत ज्यादा होता है, तभी कुछ आपने लेमन भाषा में वर्ड सुना होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी भाई उस इंसान ने। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब उसने बहुत तेजी से ग्रोथ करी, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। अलग अलग तरीके का अलग अलग ग्राफ होता है। कुछ सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है भाई, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए देखो आपको क्या करना है, यहां पे 2 की पावर 2 to 4 डिवाइड करना है 4 की पावर 32। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूं? मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। मैं 4 को 2 की पावर 2 to 4, 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 की पावर 32। अब आपको पता है कि पावर यहां पे मेरे पास पावर की पावर है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 224 अपॉन 2 की पावर 64। अब बस यहीं पे आपको इसको ऊपर ले जाना है। क्लियर है कि नहीं? यहीं पर आपको इसको ऊपर ले जाना है क्योंकि बेस सेम है। और अब आप इसको यहां पे क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 224 माइनस 64, और ये बच्चे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए, आई होप बच्चे अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। 2 की पावर 160 मेरे पास आ जाएगा। आंसर निकालना बहुत इजी है। कैलकुलेशन में कब कौन से लॉज लगाने हैं ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर यहां पे मैं अगला सवाल देखता हूं बच्चे, यार अगर मैं यहां पे इस सवाल को देखता हूं तो मुझे यहां पे क्या चीज गिवन है? अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स। 8.5 बिलियन का मतलब आप समझ रहे हो, इतने पैकेट्स उसको यहां पे प्रोड्यूस करने हैं। अगर उसको इतने पैकेट्स प्रोड्यूस करने हैं एक साल में, दे वांट अ यूनिक आईडी। अब भाई हर पैकेट के ऊपर उसको एक यूनिक आईडी लिखनी है, और वो आईडी लिखने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? वो आईडी लिखने के लिए मुझे कोड बनाना पड़ेगा, और कोड के लिए 0 to 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास ये 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मेरे पास ये 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो मुझे कोड की क्वांटिटी यहां पर ज्यादा चाहिए होगी, है ना? मुझे अपने नंबर ऑफ पैकेट से ज्यादा चाहिए होगी। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास अगर यहां पे 10 की 10 डिजिट्स हैं, है ना? अगर मैं इसे 9 बार रखता हूं, मैं 9 डिजिट्स का यहां पे कोड बनाता हूं, यानी अगर मैं यहां पे क्या चीज रखूंगा बच्चे, एन मेरा क्या है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहने वाले हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरे पास इतने नंबर ऑफ डिजिट्स रहने वाले हैं, और अगर मैं यहां पे 9 बार रखता हूं, मैंने एन की वैल्यू यानी 10 की पावर 9 अगर यहां पे रखी है, तो मुझे टोटल कितने डिजिट्स मिलेंगे? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो यहां पे अब मैं देख सकता हूं कि अब भी मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी जो है कोड्स की, वो मेरे दूध की क्वांटिटी से कम है। मुझे कोड तो दूध की क्वांटिटी से ज्यादा चाहिए ना, तो यहां पे मैं 10 की पावर 10 रख लेता हूं, है ना? 10 की पावर 10 रख लेता हूं, तो अब मेरे पास एक जीरो और आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास एक जीरो और आ जाएगा, मेरे पास ज्यादा कोड अवेलेबल है, दूध कम है, तो अब मैं हर पैकेट को इजीली कोड दे सकता हूं। तो कुछ इसी तरीके से बच्चे यहां पर हम कोड्स को असाइन करने वाले हैं। तो एटलीस्ट मुझे 10 की पावर 10 तो कोड यहां पे चाहिए ही होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं यहां पे इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करने वाला हूं। आप देखोगे ना, थोड़ा रियल लाइफ बेस्ड चीजें आपको ज्यादा बताई गई हैं। अगर आप यहां पे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ शीप मेरे पास है 10 की पावर 9। फिर यहां पे देखता हूं गोट की भी 10 की पावर 9 है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? तो बच्चे मुझे इनको यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं 2 इंटू 10 की पावर 9 यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नंबर मेरा आ रहा है यहाँ पे, है ना? फिर अगर मैं अगला सवाल देखता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ना, थोड़ा कोड बेस्ड सवाल ज्यादा आ रहे हैं। डिजिटल लॉकर दैट हैज एन अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है अल्फाबेट्स भी हैं और वहां पे नंबर भी है मेरे पास। तो कुछ इस तरीके से मुझे कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल? अब जरा सोचो यार, मेरे पास नंबर्स अगर मैं 0 to 9 देखता हूं, मेरे पास 10 नंबर है। फिर अगर मैं ए से लेके जेड तक देखता हूं तो मेरे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। टोटल मेरे पास 36 ऑप्शन है। अब मेरे को प्लेस कितनी फिल करनी है? 1 2 3 4 5, मेरे को 5 डिजिट का कोड बनाना है। यानी मेरे पास 36 ऑप्शन यहां पे है, 36 ऑप्शन यहां पे, 36 36 36 आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 36 की पावर 5
इतने कोड बच्चे मेरे पास यहाँ पे मुझे पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके के सवाल बच्चे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। कुछ और भी टाइप के छोटे छोटे सवाल होंगे, ये जैसे कि बहुत इजी सवाल है, एक बार आप इन सवालों को जरूर एक बार सॉल्व करना, काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशन दिए हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीस ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द क्लोथिंग। अब भाई हम मान लेते हैं कि धरती की जो आबादी है वो 7-8 बिलियन के बराबर, अगर 8 बिलियन पीपल मैं ले लेता हूं तो 8 बिलियन इंटू मैंने 30 बस कर देना है, और 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आपको पता है, तो 800 करोड़ इंटू 30 आप कर लोगे तो आपका बच्चे आंसर आ जाएगा। कुछ इसी तरीके के रियल लाइफ बेस्ड आपको यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रहने वाला है ये वाला सवाल, है ना। What was the date 1 अरब या फिर 1 बिलियन सेकेंड्स अगो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब काफी अच्छा सवाल रहने वाला है। अब 1 बिलियन, 1 अरब मतलब क्या होता है 1 बिलियन सेकेंड्स। अब 1 बिलियन को मैं कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स, है ना। बिलियन का मतलब क्या होता है बच्चे 100 करोड़ यहाँ पे। अब ये कितने साल हो गए हैं, मुझे यहाँ पे इसको साल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब भाई मुझे साल में कैलकुलेट में कैसे करूंगा, मेरे पास बिलियन सेकंड्स हैं और सेकंड पर ईयर, मेरा सेकंड पर ईयर, अगर मैं इसको सेकंड पर ईयर से डिवाइड कर लूं जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है 3.1536 इंटू 10 की पावर 7, कुछ इतने मेरे सेकंड्स पर ईयर होते हैं यहाँ पे। कैसे निकाला बच्चे, मेरा एक दिन में, यानी देखो बच्चे मेरे पास एक घंटे में कितने सेकंड्स है, पहले एक मिनट में मेरे पास 60 सेकंड है, ये मेरा एक मिनट में आ गया। अब इस मिनट को अगर मैं यहाँ पे देखूं हर घंटे वो होते हैं बच्चे 60, है ना। तो एक मिनट में, और मिनट एक घंटे में, और एक दिन में कितने, ऐसे 24 घंटे होते हैं। फिर यहाँ पे जितने घंटे होते हैं ये एक दिन आ गया। अब ऐसे में साल में टोटल मेरे पास 365 डेज होते हैं। यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कुछ वैल्यू ये आने वाली है। अब जैसे ये वैल्यू मेरे पास आई, मेरे पास टोटल बच्चे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 31.7 ईयर्स आ चुके हैं, 31.7 ईयर्स। और अगर मैं आज की डेट बच्चे क्या मान लूं, मैं आज की डेट बच्चे यहाँ पे मान लेता हूं 2024 ले लेता हूं, मान लो 2024 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो 2024 ले लो, चाहे 2025 ले लो, आप यहाँ पे 25 भी लिख सकते हो, आप 24 भी लिख सकते हो, जो भी आप डेट लेना चाहो। इसमें से अगर मैं 31.7 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 1992.3। अब 0.3 का मतलब क्या होता है बच्चे, 0.3 का मतलब होता है अराउंड फरवरी मार्च, यानी मेरे पास यहाँ पे जो टाइम आने वाला है, अगर आपने यहाँ पे देखो 5 लिया तो यहाँ पे 1993 आ जाएगा, अगर आपने जो लिया तो यहाँ पे 1992 आ जाएगा। और 0.3 का मतलब फरवरी मार्च के बीच का माहौल है, यानी कि मार्च महीना होगा और साल होगा 1992। तो ये मेरी अप्रोक्सीमेट बच्चे यहाँ पे डेट रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे समझने वाला कंसेप्ट क्या था, एट द एंड आपको यही चीज यहां पे समझनी है। ये चीज अगर आप समझ गए हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये था बच्चा हमारा आखिरी सवाल, और जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट में सरप्राइज, यानी कि यहां पे मैंने आपको एक समरी टेबल दे दिया है जिसमें सारे लॉज आपको दिख जाएंगे। अगर बच्चे आपको सारे लॉज यहाँ पे दिख गए हैं तो जल्दी से जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप हमारे सारे ऑफिशियल चैनल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से वीडियोस में, है ना। ये वीडियोस की सीरीज पूरी चलती रहेगी जब तक आपका न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर खत्म नहीं हो जाते। तो बाय बच्चों एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.